हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि इससे पहले हम लोग सेकंड चैप्टर पूरा स्टडी कर चुके हैं। जिसने नहीं किया है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां जाकर आप लोग स्टडी कर सकते हैं। तो आज हम लोग चैप्टर सेकंड के जितने क्वेश्चंस हमारी बुक में दिए गए हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि हमारी बुक में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिसको हमको सॉल्व करने हैं। तो यहाँ देखिए, ये है पेज नंबर 24 पे। आप लोग के पास बुक तो है ही, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 24 को देख सकते हैं। पेज नंबर 24 का पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। तो जैसा कि हमारा प्रश्न है कि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थों को क्यों नहीं रखना चाहिए। तो चलिए हम लोग इसके उत्तर को जान लेते हैं। तो पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ इसलिए नहीं रखने चाहिए क्योंकि दही में मौजूद लैक्टिक अम्ल होते हैं जो पीतल के बर्तनों एवं तांबे के बर्तनों के लिए काफ़ी हानिकारक होते हैं। हानिकारक मतलब काफ़ी विषैले होते हैं। तो इसीलिए इस पीतल और तांबे के बर्तन में खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए। तो फिर से जान लीजिए, पीतल और तांबे के बर्तन में खट्टे पदार्थ इसलिए नहीं रखने चाहिए कि दही में मौजूद लैक्टिक एसिड होता है जो तांबे और पीतल के बर्तन के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। तो कुल मिला के हमारा आंसर यही है कि दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है जो पीतल एवं तांबे के बर्तन से अभिक्रिया करके एक हानिकारक विषैला पदार्थ बना देता है। इसीलिए पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए। अब हम लोग प्रश्न 2 को पढ़ेंगे। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है, एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। इस गैस की उपस्थिति की जांच कीजिए। तो चलिए हम लोग जानते हैं धातु के साथ जब अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है। तो धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो जैसे कोई धातु के साथ जब हाइड्रोजन की अभिक्रिया हो धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होती है, तो जब NaOH को Zn से अभिक्रिया कराई जाती है तो Na2 ZnO2 और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि जलती हुई मोमबत्ती को परख नली के मुंह के आसपास ले जाने पर फट फट अर्थात पट पट वाली ध्वनि निकलती है। तो वही हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। तो वही उदाहरण यहाँ बताया गया है कि धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगर एग्ज़ाम में आ गया धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस निकलती है, तो आप लोग बता सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं कि कोई धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न गैस जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिक में 1 से कैल्शियम क्लोराइड है तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण बताइए। तो इसमें धातु यौगिक जो ए है वो कैल्शियम कार्बोनेट को लिया गया है। ठीक है, जब कैल्शियम कार्बोनेट को HCl से अभिक्रिया कराई जाती है तो CaCl2 और CO2 और H2O प्राप्त होता है। तो ये 3 क्वेश्चन हम लोग का समाप्त होता है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे कि हमारे चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो अब हम लोग का क्वेश्चन ये दिया गया है किस नंबर पेज पे, पेज नंबर 27 पे क्वेश्चंस दिए गए हैं जो टोटल 6 क्वेश्चन है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है हम लोग का HCl और HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं जबकि कोलाहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिक के विलयनों में अम्लीयता के अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं होते। तो चलिए इसका आंसर हम लोग जानते हैं कि इसका आंसर है कि HCl और HNO3 के
3 के जलीय विलयन में H+ आयन बनता है। जब HCl और HNO3 के जलीय विलयन में H+ आयन बनता है, जिसके कारण ये अम्लीय अभिलक्षण को प्रदर्शित करते हैं। ये मतलब जो HCl और HNO3 है, ये एक जलीय विलयन बनाता H+ आयन देता है जलीय विलयन में, जिसके कारण ये अम्लीय अभिलक्षण को प्रदर्शित करता है। जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिक में विलयनों में H+ आयन नहीं बनता, जिसके कारण ये अम्लीयता का अभिलक्षण नहीं देते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन जानेंगे, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। तो अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। आप लोग जान लीजिए, अम्ल का जो जलीय विलयन होता है वो विद्युत का चालन करता है, क्योंकि जल अम्लीय विलयन में H+ आयन उत्पन्न करता है, जिसके कारण ये विद्युत धारा को प्रभावित करता है। तो इसका आंसर बस यही है, अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन उत्पन्न करता है, जिसके कारण ये विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो अब हम लोग क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 सॉल्व कर लिए। अब हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस जो होती है वो शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था, मगर आप लोग पता नहीं पढ़े हैं कि नहीं। सेकंड चैप्टर जब स्टडी कराया गया था तभी इसको बताया गया था। चलिए थर्ड क्वेश्चन हम लोग अपना सॉल्व करते हैं कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को लाल क्यों बनाती है। तो शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलती, क्योंकि जल में उपस्थित HCl से H+ आयन उत्पन्न नहीं हो पाता। सिर्फ जल की उपस्थिति में HCl आयन उत्पन्न होता है। अब हम लोग का चौथा क्वेश्चन जो है वो है कि अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशासित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए कि जल में, ना कि जल को अम्ल में। तो अम्ल को तनुकृत करते समय यह सुनिश्चित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में, क्योंकि जल को सांद्र अम्ल से मिलाने पर वह तीव्र अभिक्रिया कर विस्फोट करते हैं। जब अम्ल को जल में मिलाया जाता है तो वह तीव्र अभिक्रिया करके विस्फोट करते हैं। इससे कई दुष्परिणाम हो सकते हैं, इसीलिए हमें कभी भी जल को अम्ल में नहीं मिलाना चाहिए, बल्कि हमें अम्ल को जल में मिलाना चाहिए। अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन H3O+ की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है, ये है क्वेश्चन नंबर 5। तो अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन की कमी होती है। तो आप लोग जान लीजिए, इसमें प्रति इकाई आयतन की कमी होती है। अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की जो सांद्रता होती है उसमें प्रति आयन की कमी होती है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग का 6 है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता प्रभावित होती है। तो चलिए क्या जानते हैं कि हाइड्रोजन ऑक्साइड की जो सांद्रता है वो कैसे प्रभावित होती है। तो हाइड्रोक्साइड जो आयन होता है वो OH- की सांद्रता बढ़ जाती है यहाँ पे, यही है उसका आंसर। ठीक है, तो अब हम लोग आएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे अभ्यास में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसकी तरफ की हमारे चैप्टर में, ये तो जो क्रियाकलाप के बाद प्रश्न उत्तर दिए जाते हैं उसके आंसर्स हैं। अब हम लोग यहाँ आ गए अपने आंसर की तरफ। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, जो इसका pH क्या होगा। अगर ये कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देते हैं तो इसका pH क्या होगा। तो इसका pH होगा 10। ठीक है, तो इसमें डी ऑप्शन ठीक है। तो मल्टीपल क्वेश्चन भी देखते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में मल्टीपल क्वेश्चन भी आते हैं। तो इसका pH होगा 10। दूसरा क्वेश्चन है, कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी
को दूधिया कर देता है। तो उसमें क्या सही होगा? तो फर्स्ट ऑप्शन है NaCl, दूसरा HCl, तीसरा LiCl और चौथा है KCl। तो चलिए हम लोग देखते हैं दूसरे में क्या सही है। दूसरे में HCl सही है। अगर आपको इसका स्पेन देखना हो तो आप इससे पहले वाला वीडियो देखें, जिसमें पूरा दूसरा चैप्टर आप लोग को पढ़ाया गया है, उसमें pH भी एक्सप्लेन किया गया है, ये सेकंड क्वेश्चन भी। ओके, तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन होता है। यदि हम NaOH के उसी विलयन का 20 ml ले तो उसे उदासीनीकरण करने के लिए HCl के विलयन की कितनी मात्रा लेनी होगी? तो इसमें थर्ड में जो हम लोग का सही है वो है डी ऑप्शन। अब हम लोग चौथा देखते हैं। अपचयन का उपयोग करने के लिए निम्न में से कौन सी औषधि का उपयोग किया जाता है? तो अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी औषधि का प्रयोग किया जाता है? तो ये इसमें ऑप्शन सही है सी, ये भी आपको पढ़ाया गया है, एंटीएसिड। ठीक है, अपच का उपचार करने के लिए क्वेश्चन नंबर सी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ चलते हैं। तो निम्नलिखित अभिक्रिया में के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए तथा उसके बाद समीकरण को संतुलित कीजिए। तो ये समीकरण को संतुलित करना आप लोग को बता दिया जाएगा, 4 क्वेश्चन एक दिन। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिक में हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इसका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता, यह समझाइए। तो चलिए जानिए कि एल्कोहल एवं ग्लूकोज के यौगिक में भी हाइड्रोजन होता है, लेकिन इसका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता। तो इसका आंसर है कि ग्लूकोज अल्कोहल हाइड्रोक्लोरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड आदि का विलयन लीजिए। इसके लिए आपको ग्लूकोज अल्कोहल हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड आदि का विलयन लीजिए। एक कार्क पर 2 कील लगाकर कार्क को 100 ml के बीकर में रख दीजिए। अब किलो को 6 वोल्ट की एक बैटरी के दोनों टर्मिनलों में एक बल्ब लगाकर जोड़ दीजिए। अब बीकर में थोड़ा तनु HCl डालकर विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए। इसी क्रिया को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ दोहराएं। अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिक में भी हाइड्रोजन होता है, लेकिन इस वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता, क्योंकि ये H+ आयन से नहीं बनता है। ठीक है, तो ये H+ आयन से नहीं बनता है। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि आश्रित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं होता जबकि वर्षा का जल होता है? तो जो आश्रित जल होता है वो वर्षा का चालन क्यों नहीं होता जबकि जल होता है? तो हम लोग का 7वें का आंसर है कि आश्रित जल विद्युत धारा का चालक इसलिए नहीं होता जबकि वर्षा का जल होता है कि आश्रित जल जो होता है वह शुद्ध होता है, इसीलिए हमें विद्युत का चालन नहीं होता, क्योंकि विद्युत के चालन के लिए आयनों की आवश्यकता होती है, जबकि वर्षा के जल में विद्युत का चालन होता है, क्योंकि इसमें थोड़ी मात्रा में अम्ल विद्यमान होता है, जो कि वायु में उपस्थित सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ मिलकर इसे अम्लीय बना देता है। अम्लीय होने के कारण H+ आयन उत्पन्न होने के कारण विद्युत का चालन होता है। तो ये हम लोग का 7वां क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है कि जल की उपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता? जल की उपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता? तो है इसका आंसर है कि जल की उपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता, क्योंकि जल की उपस्थिति में ही H+ आयन अम्ल से अलग हो जाते हैं। ठीक है, हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9वां है, ये भी मतलब आपको एक्सप्लेन करके समझाया जाएगा। अब आप लोग आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 10 है कि परखनली ए एवं बी में सामान्य लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी लीजिए। परखनली ए में हाइड्रोजन अम्ल तथा बी में एसिटिक एसिड डालिए। दोनों अम्लों की मात्रा तथा सांद्रता समान है। किस परखनली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी और क्यों? तो ये है कि परखनली ए में अधिक बुदबुदाहट होगी क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एसिटिक अम्ल में अधिक प्रबल होते हैं, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है वो एसिटिक एसिड से अधिक प्रबल होता है, इसीलिए परखनली ए में अधिक बुदबुदाहट होती है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 11 है कि ताजे दूध में पीएच का मान 6 होता है, दही बन जाने पर पीएच के मान में क्या परिवर्तन होगा? तो चलिए जाने हम लोग कि ताजे दूध में पीएच का मान 6 होता है, वही दही बन जाने पे क्या परिवर्तन होता है? तो इसका आंसर है कि ताजे दूध में पीएच का मान 6 होता है। दही बनने की प्रक्रिया में लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है, इसीलिए पीएच का मान 6 से कम होता है। ठीक है, तो जब वो दूध से दही बनता है तो लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है, इसीलिए दही का पीएच 6 से कम होता है। अब 12वां आंसर है, हम लोग 12वां क्वेश्चन है कि एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग पाउडर मिलाता है। तो पहला जान लीजिए ताजे दूध का पीएच के मान 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बन जाता है, और दूसरा है कि इस दूध में दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है। चलिए पहले का आंसर जानते हैं कि ताजे दूध के पीएच के मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देते हैं। तो इसका आंसर है कि ताजे दूध के पीएच का मान 6 में बदलकर थोड़ा क्षारीय बना दिया जाता है, क्योंकि दूध में उपस्थित लैक्टोबेसियस जीवाणु को अम्लीय बना देता है दूध में, इसीलिए बेकिंग सोडा मिलाया जाता है ताकि दूध लंबे समय तक क्षारीय बना रहे, जिससे यह लंबे समय तक बना रहे। और दूसरा क्वेश्चन है कि इस दूध को दही बनाने में अधिक समय क्यों लगता है। तो इस दूध को दही बनने में अधिक समय इसलिए लगता है क्योंकि इस प्रक्रिया में बना लैक्टिक अम्ल ताजे दूध से मिलकर क्षारक से पहले उदासीन करता है, इसीलिए अम्ल में बदल जाता है, जिसके कारण दही नहीं बन पाता है। तो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 17 पे हैं, अब ख़त्म भी अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 पे हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, को आर्द्र रोही बर्तन में क्यों रखना चाहिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में इसलिए रखना चाहिए क्योंकि यह आर्द्रता की उपस्थिति में जल को अवशोषित कर ठोस पदार्थ जिप्सम बना लेती है, जिसके कारण इसमें जल के साथ मिलाकर जमने का गुण नष्ट हो जाता है। अब 14 क्वेश्चन है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। तो वह अभिक्रिया जिसमें क्षारक एवं अम्ल अभिक्रिया करके जल एवं लवण का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को उदासीनी अभिकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षारक मिलकर जल और लवण का निर्माण करते हैं उसे बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में अम्ल तथा क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर उदासीन बना देते हैं। अब हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 कि धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग। तो पहले आप लोग जान लीजिए कि धोने के सोडा का प्रमुख उपयोग क्या है। तो इसका फर्स्ट उपयोग है कि सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में किया जाता है। दूसरा, इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक में उत्पन्न होता है। तीसरा है सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों की सफाई में किया जाता है। चौथा है जल की स्थायी कठोरता को घटाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि बेकिंग सोडा का क्या उपयोग है। तो बेकिंग सोडा, इसका उपयोग सोडा अम्ल ग्रीशामक के रूप में किया जाता है। कभी कभी इसका उपयोग खाने को शीघ्र पकाने में किया जाता है। और बेकिंग सोडा के उपयोग किया जाता है चीज़ों को मुलायम, स्पंजी एवं खस्ता बनाने के लिए। तो आज हम लोग चैप्टर 3 के जो क्वेश्चन हैं
उसको चैप्टर 2 के जो क्वेश्चन हैं उसको पूरा सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग को थोड़ी सी भी परेशानी दिक्कत कहीं भी आ रही हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। अगर आप लोग को इसका नोट्स चाहिए तो कमेंट करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब मोर वीडियोज़।